यासिन साहब, जेठानंद साहब, एंड टेक्निकल टीम, कैमरा वॉइस ओके? Yes, thank you, technical team for untiring cooperation. Welcome and good morning, students. सेल चैप्टर के अंदर जैसे आज जैसे वैक्यूल की तरफ आएंगे। नेक्स्ट ऑर्गेनिल जो वैक्यूल है, वैक्यूल में थोड़ा सा एसटीबी के बारे में भी, वैक्यूल के बारे में लिखा हुआ है और थोड़ा एनटीबी, दोनों को हम थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले एसटीबी के हवाले से अगर आप देखें, वैक्यूल जो जनरली वैक्यूल लफ्ज की मीनिंग ही होती है जैसे कैविटी, स्पेस है या गैप है। बट ये गैप या कैविटी, उसके अंदर फ्लूइड जरूर होती है, फ्लूइड होती है। एक मेम्ब्रेन भी है, सिंगल मेम्ब्रेन है जिसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट कहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड है। बट ये जो फ्लूइड होगी, जो लाइक साइटोप्लाज्म में है या कैरियोलिम्फ है, उनसे जरा डिफरेंट होगी। ये इस फ्लूइड को हम कहते हैं नॉन प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट, यानी जो प्रोटोप्लाज्म की जो कंटेंट्स हैं वो इस फ्लूइड के अंदर नहीं है। जैसे अगर कोई चीज सेल में अदर देन, जैसे कोई नीड, नेसेसिटी, जरूरत के अलावा कुछ चीजें जैसे वाटर है, साल्ट्स हैं, पिगमेंट्स हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स वगैरह है, ये सारी चीजें जो है वैक्यूल के अंदर जमा होती है। जैसे कल भी हमने थोड़ा बहुत एक डिस्कस किया था वैक्यूल और वेसिकल के हवाले से। तो वैक्यूल के अंदर जनरली वाटर स्टोर होता है, वैक्यूल के अंदर जनरली वाटर स्टोर होता है। वैक्यूल की साइज भी बड़ी होती है एज कंपेयर टू वेसिकल। ठीक है, वेसिकल कोई भी जो प्रोडक्ट होती है अदर ऑर्गेनिल्स की, अदर पार्ट्स की, उसको जो ट्रांसपोर्ट करने का काम वेसिकल का होता है। ये जो है वैक्यूल है, साइज भी बड़ी होती है, जनरली इनके अंदर जो है वाटर स्टोर होता है, जनरली वाटर स्टोर होता है, अदर पार्ट्स कंपोनेंट वो भी शामिल हो जाते हैं। तो बहरहाल वैक्यूल के हवाले से जो हमारे एसटीबी की बुक के हवाले से जो पॉइंट्स है, उन बुक्स के हवाले से जो पॉइंट्स है उसमें जैसे हम नोट करेंगे। तो ये नॉन प्रोटोप्लाज्मिक लिक्विड फिल्ड कैविटीज है, लिक्विड फिल्ड या फ्लूइड फिल्ड। जैसे ये जैसे सेल की एक इलस्ट्रेशन है, उसमें ओनली एंड ओनली वैक्यूल को ही दिखाया गया है कि ये वैक्यूल है, और इस वैक्यूल के अंदर जो नॉन प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हैं वो सारी चीजें इसमें शामिल है। बट मोस्टली इसमें जो है वाटर होता है एंड सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। इस मेम्ब्रेन का नेम टोनोप्लास्ट है, जो सिलेक्टिवली परमिएबल है, इम्परमिएबल नहीं, सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल जिसकी मीनिंग है कि सिलेक्टेड सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल आएंगे। प्रोमिनेंट इन प्लांट सेल वॉल, प्रोमिनेंट लफ्ज की मीनिंग होती है जैसे अगर आपने जैसे लोअर क्लासेस से या कई मरतबा जैसे हम ऐसी इलस्ट्रेशन डायग्राम्स बनाते हैं, जो प्लांट सेल के अंदर सबसे ज्यादा टिपिकल स्पेसिफिक जो पार्ट होता है, बज़ाहिर जो नजर आता है, वो होता है ये वैक्यूल होता है। बज़ाहिर जो प्रोमिनेंट, वाज़ेह, क्लियर, नुमाया जो नजर चीज आती है, वो ये सेंट्रल वैक्यूल कहलाता है। ये सेंट्रल वैक्यूल है। इसके अंदर जो फ्लूइड होगी उसका नेम होगा सेल सैप। यकीनन इसके अंदर जो फ्लूइड है उसका नेम होगा सेल सैप। सेल सैप और सैप में फर्क है। सैप जस्ट प्लांट के अंदर जाइलम वेसल के अंदर जो वाटर एंड मिनरल्स की मूवमेंट जो होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, वही जो है उसे हम कहते हैं सैप कहते हैं। वैक्यूल के अंदर जो लाइक जो फ्लूइड पोर्शन है उसे हम कहते हैं सेल सैप कहते हैं। और इसका रोल या फंक्शन, जो मेजर फंक्शन है, इट एक्ट्स एज स्टोर हाउस ऑफ द सेल। स्टोर हाउस ऑफ द सेल का मतलब है कि जैसे कोई भी चीज अगर एक्सेस में है, इजाफी है, जैसे वाटर, मिनरल्स वगैरह, तो वो सब चीजें इसमें डिपॉजिट होंगी, जमा होंगी, स्टोर होंगी, आर्जी जब भी जरूरत होगी तो यहाँ से निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। क्योंकि ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो मटेरियल इस सेल के लाइक जो इस कंपार्टमेंट कैविटी के अंदर भी आएंगे, यहाँ से बाहर भी आएंगे। जैसे अगर कोई सेल जैसे पानी से भरा हुआ, जैसे हमने वाटर रिलेशन में भी काफी मरतबा ऐसे डिस्कस किया था, जब जैसे वाटर जो सेल के अंदर आता है तो ये सेल का साइटोप्लाज्म भी भरता है। उसके बाद क्या होता है कि वैक्यूल है, ये भी जैसे टर्जिड, टर्जिड की मीनिंग होती है ऐसा सेल जो फुल विद वाटर हो, तो उस सेल को हम कहेंगे टर्जिड कहेंगे। तो उसमें वैक्यूल भी जैसे पानी से भर जाता है, फिल होता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं टर्जिडिटी ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये टर्जिड बनता है, तो यानी इसके अंदर जैसे वाटर की जो है लाइक जो है इसमें स्टोरेज हुई है, तो इस वजह से जो है सेल हमें टर्जिड नजर आते हैं। तो ये बिकॉज ऑफ वैक्यूल की वजह से होता है। इसी तरह से वैक्यूल एक्ट एज अ डिफेंस। डिफेंस किसके अगेंस्ट? डिफेंस अगेंस्ट जैसे फॉर एग्जांपल हर्बीवोर जो एनिमल होते हैं, अगर प्लांट्स को खाते हैं तो अपने आप को कैसे बचाएंगे?
तो इनके अंदर जो है वैक्यूल्स के अंदर डिस्टेस्टफुल केमिकल, पॉइजनस केमिकल्स स्टोर होते हैं। जैसे हम रोड साइड पे कई ऐसे प्लांट्स देखते हैं जिनको हर हर्बीवोर जो है ग्रीन जैसे लीव देखी उसको नहीं खाता है, क्योंकि उसके अंदर डिस्टेस्टफुल केमिकल होते हैं। डिस्टेस्टफुल केमिकल की वजह से नेक्स्ट टाइम अगर एक बार भी हर्बीवोर उसको टेस्ट करता है, नेक्स्ट टाइम उसको नहीं खाता है, क्योंकि उसकी टेस्ट है, उसको पता चल गई है कि ये डिस्टेस्टफुल है, पॉइजन है, तो उसको यानी जो है वो यकीनन जो है उसको जैसे नहीं खा सकता है। तो क्योंकि ये अपने आप का जैसे उसने डिफेंस किया, प्लांट अपने आप का जैसे डिफेंस करते हैं बाय स्टोरिंग जैसे डिस्टेस्टफुल केमिकल इन द वैक्यूल। सपोर्ट, सपोर्ट किस तरह से, टर्जिडिटी, जब भी जैसे सेल जो है टर्जिड हो जाता है, खास तौर पे सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं या यंग प्लांट्स होते हैं, उस वक्त आपने देखा होगा जब हम रेगुलरली उनको जो है वाटर देते रहते हैं, वाटरिंग का फिनोमेना, तो उस वक्त क्या होता है कि सारे जो ऐसे हमें लीव्स जो बिल्कुल जैसे भरे भरे हुए से लगते हैं, मुरझाए हुए नहीं लगते हैं। मुरझाए हुए तो उसका जो जैसे टर्जिड का अपोजिट टर्म होता है फ्लैसिड। फ्लैसिड लफ्ज की मीनिंग होती है खाली हो जाना। जब यकीनन इस सेल का जो वाटर लूज होगा तो ये खाली हो जाएगी, वैक्यूल में से भी पानी निकल जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे कि ये टर्जिडिटी में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। समटाइम्स इट एक्ट्स एज ए लाइसोसोम, जैसे एनिमल सेल के अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, इसी तरह से समटाइम्स ये जैसे एसटीबी के अंदर पेज नंबर 72 के अंदर ये पॉइंट जैसे लिखी हुई है कि इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जैसे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स जो मौजूद हैं, अगर ये यहाँ से लाइसोसोम की तरह एक्ट करता है और यहाँ से बस्ट होगा, रिलीज होंगे, तो यकीनन इस सेल की भी लाइसिस हो सकती है। तो इस सेल की भी जो है लाइसिस हो सकती है। तो ये सब जो है हमारे जो एसटीबी बुक के अंदर लिखा हुआ था जो पॉइंट्स की सूरत में। खास तौर पे इसमें एक क्वेश्चन है टोनोप्लास्ट का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टोनोप्लास्ट आप याद करेंगे, प्लस में इसके अंदर जो फ्लूइड होती है उसे वो जो नॉन प्रोटोप्लाज्मिक इन नेचर होती है, और फ्लूइड को हम कहेंगे सेल सेप कहेंगे, और इसका मेन फंक्शन या की फंक्शन होता है वैक्यूल का स्टोर हाउस ऑफ द सेल। तो ये 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसको आप यकीनन आप जैसे एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट के लिए ये याद करना मुश्किल काम नहीं है, जो आपने पहले से याद किया हुआ है। 99.99% अब रेडी है टेस्ट में। कल अगर टेस्ट अपियर हो तो उसमें ये टेस्ट दे सकते हैं, इतने इंटेलिजेंट अब स्टूडेंट बन गए। ठीक है, जो टेस्ट की प्रिपरेशन की है तो यकीनन उसमें जो है यही जो है रेडी हो गए, तैयार हो गए टेस्ट देने के लिए। उसके बाद जैसे नेक्स्ट एनटीबी के हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं, एनटीबी के हवाले से भी वैक्यूल के बारे में पॉइंट्स हैं, थोड़ा इनको भी देखेंगे। एनटीबी में पेज नंबर 19 पे वैक्यूल की जो है पॉइंट्स मौजूद है। वैक्यूल्स आर लार्ज वेसिकल्स ओरिजिनेट फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओवरऑल जैसे ये बनते रहते हैं। तो जनरली उस वक्त उनको वैक्यूल भी जैसे कहते हैं, छोटा सा स्पेस और गैप होता है। परफॉर्म वेरियस फंक्शन इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, जैसे एनिमल सेल के अंदर फूड वैक्यूल के तौर पे काम करेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पे एनटीबी के हवाले से थोड़े से इंपॉर्टेंट है। एनिमल सेल में फूड वैक्यूल के तौर पे बाय द, ये कैसे बनते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। जैसे शायद ये कुछ बहुत ही पुराना टर्म है, या जिस तरह से जो WBCs होते हैं बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं तो एक फूड वैक्यूल बन जाता है, उसका जो रिलेशनशिप है। या अमीबा के अंदर जैसे अमीबा के अंदर जब फैगोसाइटोसिस के जरिए फूड आता है तो फूड के बाहर फूड वैक्यूल बन जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट जिसमें अमीबा आ जाता है, जैसे हमने इंटर क्लास में चैप्टर 1 होम्योस्टेसिस में पढ़ा था कि जैसे फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट या अमीबा है उसके अंदर क्या होता है कि जब भी जैसे एक्सेस या इजाफी पानी उनके अंदर आ जाता है तो इसको कलेक्ट करने के लिए वाटर को, एक्स्ट्रा वाटर को कलेक्ट करने के लिए आर्जी तौर पे एक वैक्यूल्स बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जैसे अमीबा है यकीनन जिसे ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है तो सराउंडिंग वाटर जो है वो इस सेल के अमीबा के अंदर दाखिल होता रहता है। अगर ये इतना ज्यादा वाटर दाखिल होगा तो ये बस्ट हो सकता है। तो एक्सेस वाटर जितना भी होता है उसको कलेक्ट करते हैं, इस इन वैक्यूल को हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सच वैक्यूल्स आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, जो ये वाटर को कलेक्ट करते हैं। वाटर को कलेक्ट करने के बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा के साथ फ्यूज होंगे और इसी तरह से ये एक्सेस वाटर को यहाँ से मूव करते रहते हैं। तो फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है and pump excess water out of the cell, so maintain suitable concentration of ions and molecules inside the cells.
आयंस एंड मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि लाइक ये जो है यकीनन जैसे ओस्मो रेगुलेशन, इसका जो अमल होगा, प्रोसेस होगा, जनरली उसे कहेंगे ओस्मो रेगुलेशन में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो इन्वॉल्व है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज इन्वॉल्व इन ओस्मो रेगुलेशन, यानी वाटर एंड आयंस एंड साल्ट का बैलेंस होता है, उसे हम कहेंगे ओस्मो रेगुलेशन। इसी तरह से प्लांट सेल के अंदर, यंग प्लांट सेल के अंदर जैसे वैक्यूल के हवाले से जो 3 कैटेगरीज है, एक हुआ एनिमल सेल का वैक्यूल, नंबर 2 फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट का वैक्यूल, नंबर 3 यंग प्लांट सेल्स में है स्मॉल वैक्यूल्स, छोटे छोटे वैक्यूल्स। जिस वक्त खास तौर पे ऐसे यंग प्लांट सेल जो नए नए बने हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बने हैं, तो उस वक्त जो है वैक्यूल बहुत ही छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। इसका रिलेशनशिप अगर हम देखना चाहें तो मीन्स इंटर क्लास में चैप्टर नंबर 5 है डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो फेजेस ऑफ ग्रोथ के अंदर जैसे एक सबसे पहला फेज है ग्रोथ का, जिसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव फेज, जिसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स जो है इंक्रीज होते हैं, माइटोटिक डिवीजन होती है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। उस वक्त जो न्यू सेल्स जो बनते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसमें बताई गई है कि वैक्यूल बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। जब नए सेल बनते हैं, यंग सेल बनते हैं, उस वक्त वैक्यूल छोटे होते हैं। यही सेम वैक्यूल फिर आगे चल के क्या करेंगे, सारे फ्यूज होंगे और एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल बन जाता है। देन मैच्योर सेल होगा तो यही छोटे छोटे सेल्स जो है आपस में फ्यूज होके मिलके एक बड़ा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बनाते हैं। तो इस तरह से जो है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बनता है। तो बात हो रही है यंग प्लांट सेल्स, उसमें जो है स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं आर प्रेजेंट विच कैन होल्ड रिजर्व ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। उस वक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड को होल्ड करते हैं या रिजर्व करते हैं या स्टोर करते हैं। These vacuoles may help in protection of plant against herbivores, जैसे एसटीबी के हवाले से हमने पढ़ा था डिफेंस, डिफेंस और प्रोटेक्शन है किससे, अगेंस्ट हर्बीवोर्स। इसका रिलेशनशिप अगेन चैप्टर 3 के अंदर जैसे रेगुलर क्लासेस में हमने पढ़ा है कि यानी प्लांट्स अपने आप को कैसे स्ट्रेस की सिचुएशन में डिफेंड करते हैं। काफी सारी स्ट्रेसेस थी, जैसे वाटर की शॉर्टेज, साल्ट की शॉर्टेज और साल्ट की जो एक्सेस है उस वक्त, या टेम्परेचर बढ़ जाता है, कोल्ड टेम्परेचर होता है, तो ऐसी सारी प्लांट के लिए स्ट्रेसेस होती है। तो इसी तरह से एक और स्ट्रेस है जिसे हम कहेंगे हर्बीवोरी। अगर कोई हर्बीवोर एनिमल मुसलसल अगर किसी प्लांट को खाता है तो यानी वो इस तरह से अपने आप को देन कैसे बचाएगा। तो यकीनन उसमें एक नेचुरल एडेप्टेशन ये है कि उनकी जो हाँ जो है क्या प्रोड्यूस होंगे, डिस्टेस्टफुल केमिकल्स होंगे, पॉइजनस केमिकल प्रोड्यूस होंगे, जो जाहिर है किसके अंदर स्टोर होंगे, इस वैक्यूल के अंदर स्टोर होंगे। जब भी कोई हर्बीवोर इनको खाने आएगा, एक बार टेस्ट करेगा तो फिर कहेगा कि लाइक ये तो आइंदा मैं इसे नहीं खाऊंगा क्योंकि ये इसकी टेस्ट जो है डिस्टेस्टफुल है, अच्छी नहीं है। जैसे हम कोई रेस्टोरेंट वगैरह होता है या कोई होटल वगैरह, वहां पे खाना एक बार खाएं, अगर इत्तेफाक से हमें वो खराब लगे, हमारी टेस्ट के अकॉर्डिंगली ना हो, नेक्स्ट टाइम जैसे हम वहां से गुजरेंगे तब भी उसमें कोई चीज खाने का जी नहीं चाहता है। इसी तरह से एनिमल्स, हर्बीवोर एनिमल्स भी ये इसी तरह से, अगर एक कोई जैसे प्लांट है उसकी डिस्टेस्टफुल केमिकल उसको टेस्ट हुई तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं खाते। तो इसी तरह से ये अपने आप को प्लांट बचा लेते हैं हर्बीवोर से बाय स्टोरिंग कंपाउंड्स लाइक पॉइजनस आर अनप्लेजेंट टू एनिमल। ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे जो अनप्लेजेंट टू एनिमल होंगे। अनप्लेजेंट की मीनिंग है उनकी चॉइस की नहीं है, जिनसे वो मुतमैन नहीं होते, उनको अच्छा नहीं लगता है, ऐसे केमिकल या पॉइजनस केमिकल प्रोड्यूस करेंगे, उनकी स्टोरेज जो है वैक्यूल के अंदर होती है। मैच्योर प्लांट्स जनरली कंटेन सेंट्रल वैक्यूल, हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, एक बड़ा वैक्यूल जो होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। ये कैसे बना है, बाय द डेवलपिंग बाय द ज्वाइनिंग ऑफ द स्मॉलर वैक्यूल। स्मॉलर वैक्यूल कब, जब सेल जो है यंग था, न्यू था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जैसे डिवीजन होती है, न्यू सेल बनते हैं, उस वक्त छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। देन ये सब फ्यूज होकर एक बड़ा वैक्यूल बना है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। सोल्यूशन इनसाइड द सेंट्रल वैक्यूल इज कॉल्ड सेल सेप। एसटीबी में भी ये सेम टॉपिक है, सेल सेप सोल्यूशन। इस प्लांट्स मेन रिजर्व ऑफ द इनऑर्गेनिक आयंस इंक्लूडिंग पोटेशियम एंड क्लोराइड। सेंट्रल वैक्यूल प्लेज मेजर रोल इन मैकेनिकल सपोर्ट बाय मेंटेनिंग टर्गर एंड एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ द सेल। वैक्यूल को जनरली कॉमनली हम कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ द सेल। वाई, बिकॉज ये वाटर और इनऑर्गेनिक आयन साल्ट्स इनकी स्टोरेज करता है। सो जनरली वैक्यूल्स आर कॉल्ड एज स्टोर हाउस ऑफ द सेल। द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग द वैक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। जो हमने एसटीबी में भी पढ़ी है, ऐसे मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जो है, जो यकीनन साइटोप्लाज्म और वैक्यूल को सेपरेट करने के लिए एक सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद है जिसे हम कहेंगे टोनोप्लास्ट कहेंगे।
तो ये क्वेश्चन भी हमने पहले नोट किया है कि ऐसे क्वेश्चन वैक्यूल के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप नोट करेंगे। तकरीबन सेम चीजें, बट थोड़ी सी ये कैटेगरीज यहाँ पे अलग अलग दी गई हैं, तो इस तरह से आप इनको याद करेंगे दोनों वैक्यूल्स को, एसटीबी के हवाले से एज वेल एज एनटीबी के हवाले से। एक आखिरी टॉपिक बचता है सेल के हवाले से, जैसे प्लांट, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस है एनटीबी में डिस्कस करेंगे। हालांकि एसटीबी में चैप्टर 4 के अंदर भी थोड़ा बहुत डिस्टिंग्विशिंग फॉर्म में मौजूद है, आपने जैसे पढ़ा हुआ है, कोई इतनी कोई बड़ी चीज इसमें नहीं है जो आपने पहले नहीं पढ़ी है, सारी चीजें आपने जैसे पढ़ी हुई है। जस्ट हम गो थ्रू यानी एंटी टेस्ट के जरिए गो थ्रू जैसे जा रहे हैं, आप सीख रहे हैं। टू काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चरली डिफरेंट सेल्स हैव बीन इवॉल्व्ड ओवर टाइम। प्रोकैरियोटिक सेल इंक्लूड आर्किया, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। जैसे हम एग्जांपल देते हैं ना आखिर में, जैसे कॉन्ड्रिक थी, रोस्टिक थी, हर एक का एग्जांपल देते हैं, जैसे प्लांट सेल, एनिमल सेल या कोई भी, जैसे अगर डिस्टिंग्विश करते हैं तो आखिर में हम एग्जांपल देते हैं। तो हमारे जहन में ये सवाल आता है कि लाइक प्रोकैरियोटिक सेल किन किन ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, तो बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्किया उनके अंदर पाए। आर्किया आपके लिए थोड़ा सा नया टर्म है, बैक्टीरिया की जैसे कैटेगरी उससे ऐसी है, न्यू क्लासिफिकेशन में आर्किया को एक सेपरेट किंगडम के तौर पे भी रखा गया है, बट हम इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। आर्किया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये सारे प्रोकैरियोट है। इनके अलावा जितनी भी लिविंग थिंग्स के ग्रुप है, सारे ग्रुप्स, चाहे वो प्रोटोजोन हो, चाहे अल्जी हो, चाहे फंजाई हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, सब के सब उनके अंदर यूकैरियोट सेल होता है। जैसे हम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसका बेस ही जैसे 2-3 पॉइंट्स मेन पॉइंट्स हैं, जिसमें नंबर 1 और इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होती है कि आइदर सेल प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। तो उस वक्त हमने ये भी पढ़ा था कि किंगडम मोनेरा जो होती है उसके जो सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। रिमेनिंग जो 4 किंगडम्स हैं सिंपल वर्ड्स में, सबके अंदर यूकैरियोटिक सेल है। तो पहली पॉइंट यही बताई गई है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये सारी चीजें होंगी। प्रोकैरियोटिक सेल डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इनके अंदर नहीं है। जैसे आपको पता है एसटीबी में भी यही डिफरेंस है कि मेजर और मेन डिफरेंस लाइस इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है। न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नहीं है तो हम उसे कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। अगर मौजूद है न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस से सराउंडेड ये एरिया जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है, तो ये यूकैरियोटिक सेल हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये प्रोकैरियोटिक सेल है, डेफिनेट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स। इसमें लैक्स की मीनिंग होती है एब्सेंट, ये नहीं है, इसके ये सारे नहीं है। और डीएनए इज डिस्पर्स इन साइटोप्लाज्म। जैसे हमने बैक्टीरिया के सेल के बारे में भी पढ़ा था, डीएनए जो है एक सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल है, डिस्पर्स इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड है, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। और ये रीजन जो होता है, इस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोइड रीजन, न्यूक्लियस लाइक रीजन। न्यूक्लियस लाइक रीजन है, उसके अंदर ये इसका जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह नहीं है। तो ये जो है इसी तरह से डीएनए होता है। डीएनए इस मेम्ब्रेन बाउंड, डीएनए इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल की फीचर है। यूकैरियोटिक सेल जैसे आप अगर एनिमल सेल को भी देखें या कोई भी प्लांट सेल है उसके अंदर आप देखेंगे जेनेटिक मटेरियल इनका जो है उसके बाहर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल के बाहर कोई भी जैसे मेम्ब्रेन नहीं है। Next point, on the other hand, eukaryotic cell contain a nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, mitochondria, lysosome, nucleolus, chloroplast, साइटोस्केलेटन, राइबोसोम का डिफरेंस है। यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम 80S के होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम 70S होते हैं, जो ये 80S लार्जर है। एंड फ्लैजिला एंड सीलिया विच आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। फ्लैजिला और सीलिया, जैसे बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला मौजूद है, हमने पढ़ा है बैक्टीरियल फ्लैजिला इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ, जैसे ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ है। इसके कंपैरेटिवली यूकैरियोटिक सेल के अंदर आप जैसे देखें फ्लैजिला इज कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। जैसे एसटीबी के अंदर जैसे एक टॉपिक है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल के अंदर जैसे 9 पैरेलल ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, आप स्टूडेंट्स को याद होगा। तो ये जो जो फ्लैजिला होते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। बट प्रोकैरियोट्स के अंदर किसके बने हुए? प्रोकैरियोट्स के अंदर फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने हुए। ये भी एक मेजर डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है।
ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मिसिंग इन प्रोकैरियोट्स। कौन सी ऑल दीज स्ट्रक्चर? जैसे ना तो उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कोई भी नहीं, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम तो दोनों के अंदर कॉमन है। बाकी ये जितने भी लिस्ट मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन, लाइसोसोम, न्यूक्लियोलस या क्लोरोप्लास्ट वगैरह कोई भी चीज जैसे नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट में फर्दर मोर प्रोकैरियोटिक सेल्स, उसमें जो फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है फ्लैजिला के अंदर, यूकैरियोटिक फ्लैजिला के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। यहाँ पे हमने जैसे ये पॉइंट डिस्कस की थी, हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, तो फ्लैजिला के हवाले से भी डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट डिवाइड बाय माइटोसिस और म्यूसिस, इनमें ना माइटोसिस है या म्यूसिस सेल डिवीजन कोई नहीं है। जैसे बैक्टीरिया को अगर आप सामने रखें, प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया, तो उसके अंदर फिशन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, स्पोर फॉर्मेशन के जरिए होती है, कोई माइटोसिस या म्यूसिस के जरिए रिप्रोडक्शन नहीं होती है। इसकी कंपेरेटिवली यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उनके अंदर माइटोसिस म्यूसिस सब होता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो पॉइंट है कि यूकैरियोटिक सेल, ये जो जैसे एनटीबी में तो नहीं है, एसटीबी में मौजूद है, यूकैरियोटिक सेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रू क्रोमोसोम। वाई? बिकॉज बॉल लाइक प्रोटीन्स, जिन्हें हम कहते हैं हिस्टोन कहते हैं, इनके ऊपर डीएनए की जो है कॉइलिंग होती है। तो ये बॉल लाइक प्रोटीन हिस्टोन्स जो है प्रेजेंट होते हैं किसमें? हिस्टोन्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन नहीं होते हैं। ये भी एक डिस्टिंग्विश या डिफरेंस के फॉर्म में आता है। तो ऐसी छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो आपने मेनी टाइम पहले से ही पढ़ी हुई है, तो डिस्टिंग्विश करना है। इसके साथ साथ एक और चीज, जैसे कॉमन पॉइंट्स की भी हम कर सकते हैं कि कॉमनली क्या क्या होता है। जैसे शॉर्ट ट्रिक के हवाले से अगर हम देखें कि इनमें कौन कौन सी चीजें होती है, जैसे न्यूक्लियस सबसे पहली फीचर प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है, यूकैरियोटिक सेल में मौजूद है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मौजूद है। राइबोसोम्स के हवाले से देखेंगे 70S है, इसमें 80S है। सेल वॉल, जैसे बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल है, पेप्टिडोग्लाइकन टाइप की सेल वॉल मौजूद है, इसमें पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल नहीं है। आपको पता है सेल वॉल आइदर सेल्यूलोज की बनी हुई है या फंजाई के अंदर काइटिन की बनी हुई है। तो सेल वॉल की जो कंपोजिशन पेप्टिडोग्लाइकन वाली सिर्फ प्रोकैरियोटिक है। माइटोटिक डिवीजन नहीं है और यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन है। डीएनए एसोसिएटेड विद हिस्टोन, हिस्टोन नहीं है, इसमें हिस्टोन्स मौजूद हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक ही होता है, सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल और डीएनए होता है, इनमें ज्यादा होते हैं। जैसे आपको पता है हर एक स्पीशीज में अलग अलग है। सेल मेम्ब्रेन कंपोजिशन नो स्टीरोल, ये ऐसी लाइक जैसे हमारे डिस्कशन में नहीं है, टॉपिक्स में नहीं है, तो हम नहीं डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ सेल्स यूजुअली यूनिसेल्युलर होते हैं और ये यूनि भी है और मल्टी सेलुलर है। यूजुअली पॉइंट है यूजुअली और जनरली। साइज ऑफ सेल बहुत ही छोटी होती है और साइज ऑफ सेल इनकी जो है लार्ज होती है। तो इसी तरह से हम टेबुलेटेड फॉर्म में कभी कभार क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो मीन्स तब भी आप इनको कर सकते हैं जब आपके जहन में ये सारी पॉइंट्स होंगी कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या फर्क है। तो इसी तरह से एक टेबुलेटेड चार्ट के जरिए आप कर सकते हैं। चंद साल पहले एक क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा आता था जिसमें ऐसे सर्किल बने हुए थे, फाइंड द कॉमन के इसमें कौन सी चीज है। जैसे एक ऐसा सर्किल था, जैसे ये सर्किल और इसी तरह से ये सर्किल और सिमिलरली एक ऐसा सर्किल, तो उसमें पॉइंट्स लिखी हुई थी, कैरेक्टरिस्टिक लिखे हुए थे। आज से चंद साल पहले ये टेस्ट के पैटर्न में शामिल थे। तो जैसे मैं ये देख रहा था तो मुझे एक चीज याद आई, तो मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स को एक थोड़ी सी बता दूं कि ये किस तरह से होते हैं। शायद इसे वेन डायग्राम कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। तो इसमें आप जैसे देखें एक यूकैरियोटिक सेल है और दूसरा है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। दोनों की जैसे जैसे सर्किल बने हुए हैं, बट एक ऐसी पॉइंट है जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की दोनों लाइक पार्ट्स जैसे शामिल है। तो सिंपल वर्ड्स में ये है कि ये यूकैरियोटिक सेल की फीचर्स हैं और ये है प्रोकैरियोटिक सेल की फीचर। बट ये ऐसी फीचर्स हैं जो बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है। ये ऐसी फीचर्स है जो बोथ प्रोकैरियोटिक सेल में एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। जैसे फ्लैजिला भी पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। सेल डिवीजन, जैसे सेल डिवीजन कौन सी सेल डिवीजन होगी, जैसे यहाँ पे जो होती है अमाइट जो जैसे फिशन टाइप की है, ये पता नहीं इलस्ट्रेशन में कैसे आया। साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर है, राइबोसोम्स दोनों के अंदर कॉमन है, क्रोमोसोम भी दोनों के अंदर जैसे कॉमन है। वन सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल दैट इज बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहते हैं। या सेल वॉल आप जैसे देखें, सेल वॉल की कंपोजिशन तो अलग है बट दोनों के अंदर ये मौजूद है। बाकी जैसे अगर इस तरह के क्वेश्चन पता नहीं आए या ना है, तो आप यकीनन जैसे एक समझेंगे कि यानी ये जो पॉइंट होती है ये बोथ के लिए होती है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल के लिए हो
या यूकैरियोटिक सेल। अगर जैसे ये 3 सर्किल आ रहे हैं ना, 3 सर्किल आ रहे हैं, तो ये जो पॉइंट ऐसी है जो यानी तीनों पार्ट्स में मौजूद है, इस पार्ट में मौजूद है, इस पार्ट में मौजूद है, इस पार्ट में मौजूद है, ये पॉइंट जो है कॉमन है। ठीक है, इस तरह से जो है क्वेश्चन में भी आए या ना आए, आई डोंट नो, बट ये किसी जमाने में दौर में ऐसे थे क्वेश्चन। तो यानी ये जो सारी चीजें हैं ये सारी कॉमन है और ये उनकी अलग अलग है। ठीक है, इस तरह से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो अब हम थोड़ा सा आपके 5 मिनट्स थोड़े से लेंगे, सिलेबस को थोड़ा सा देखते हैं। एसटी पीएमसी का जो मॉडिफाइड सिलेबस आया है उसको एक एक करके देखते हैं कि लाइक हमारे पास क्या बचा, या लाइक कौन सी चीजें की हैं हमने या नहीं की है। तो पीएमसी के सिलेबस जो मॉडिफाइड सिलेबस आ गया था, लाइक मॉडिफाइड सिलेबस आया था, तो आप स्टूडेंट्स को याद है मॉडिफाइड सिलेबस में काफ़ी सारी हमने चीज़ें पढ़ी थी, बट वो एक्सक्लूड हो गई, शामिल ही नहीं थी। बहरहाल आप स्टूडेंट ने लाइक उनको जो टाइम दिया, आपकी मेहरबानी, हमने भी काफ़ी सारी चीज़ें नई सीखी आप स्टूडेंट्स की तवसल से। तो मीन्स जो बहरहाल बायोडाइवर्सिटी एक पहली हेडिंग थी जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, डिस्कवरी ऑफ वायरसेस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, वायरल डिजीज, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। ये जो है जो पीएमसी का जो सिलेबस है टेस्ट के लिए है, जो अपडेटेड है, रिवाइज्ड है, मॉडिफाइड है, वही उसके बारे में हम डिस्कस करें। आप सबके पास ऐसा पीडीएफ फॉर्मेट में यकीनन होगा। तो ये सारे नंबर 1 फीचर में ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। इसी तरह से अब नंबर 2 जो बायो एनर्जेटिक्स है, बायो एनर्जेटिक्स की अगर आप हेडिंग देखें, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी ये हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में जैसे पढ़े हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें हमने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ा है, आप स्टूडेंट्स को याद है। और इसी तरह से जो अल्कोहल फर्मेंटेशन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, चाहे लाइक जैसे आपको पता है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद है, एज वेल एज फोटोसिंथेसिस के दौरान भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में हमने पढ़ा था थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के हवाले। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिटिक पाथवे या एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखें ये सारी चीजें एक सिंगल हेडिंग में दी गई है। ग्लाइकोलिटिक पाथवे कोई एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है, यानी पाथवे है, पूरी सीरीज और सीक्वेंस है, स्टेप्स हैं जो हमने पढ़ लिए। नंबर 4, लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट फेजेस आर रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट यानी लाइट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट यानी डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल फोटोसिंथेसिस का, ये भी हमने डिटेल में पढ़ा है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन जो है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, जैसे आपको पता है फोटोसिंथेसिस के अंदर हमने जैसे पढ़ा था ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान आप स्टूडेंट्स को याद होगा जिसमें एटीपी का हमने काउंट बनाया था, वो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन वहां पे भी हेडिंग में हमने पढ़ा था। ओवरऑल फोटोसिंथेसिस पूरा पढ़ा था, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एटीपी किस तरह से बनते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, साइक्लिक फास्फोरिलेशन या नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन भी स्टेप्स थे उनमें पढ़े थे, या मोर ओवर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन भी एटीपी प्रोडक्शन में होता है। तो यानी यहाँ तो जनरली जैसे प्रोडक्शन ऑफ एटीपी लिखा हुआ है तो एडीपी प्लस पी एटीपी ऐसे नहीं है, बट ये कौन से स्टेप्स हैं वो सब पढ़े। रोल ऑफ लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमने 2-3 फैक्टर्स यानी जो रिएक्टेंट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट है क्या है, वो सब हमने, ये तकरीबन 8 टॉपिक्स थे, इन सबको इससे भी ज्यादा जो हमने डिस्कस किया था। इसी तरह से हम नेक्स्ट जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में आते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जिसमें ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो अभी हमने खत्म किया है। तो सेल वाल हमने 10-15 दिन शायद उससे पहले हमने पढ़ लिया था। जैसे अभी इस सेशन में हमने साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स हैं, वैक्यूल्स हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, अभी हमने पढ़ा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। नंबर 5, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल कंट्रोल नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस सिस्टम में नर्व इम्पल्स से पढ़ा है डिटेल में, स्टेप्स इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में जैसे स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व हैं, जैसे ये फ्लो चार्ट, फ्लो डायग्राम मेनी टाइम हमने पढ़ा है, आप सब स्टूडेंट को मालूम है। जैसे स्टिमुलस है, रिसेप्टर्स है, कंट्रोल सेंटर, ये फ्लो डायग्राम। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर और टाइप पढ़े हैं, शायद पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं अगर कोई टॉपिक तो यहाँ पे आप मैसेज कर दें। आप ये जो जूम ऐप पे मैं देख लूंगा कि आपने नहीं पढ़े तो मैं देख लूंगा।
ठीक है। इसी तरह से ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बिटवीन सेल सिनेप्स, ये भी पूरा सिनेप्स का केमिकल सिनेप्स, ये यानी पूरे स्टेप्स है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। एक्चुअली ये एक सिनेप्स की हेडिंग है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इसी तरह से जैसे सिनेप्सिस होता है उसके बाद पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, वही स्टेप्स है। हार्मोन की जैसे केमिकल नेचर है, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से, फीडबैक इनहिबिशन पॉजिटिव नेगेटिव है, रिफ्लेक्सेस एंड रिफ्लेक्स आर्क, ये हमने दो चीजें पढ़ी हुई है। ठीक है, डायग्राम एसटीबी में मौजूद है, तो उसमें यकीनन हमने पढ़ा लेवल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स मेन फंक्शन। अच्छा, ये लेवल एक ऐसा जो टर्म है, लेवल को अगर आप कहीं भी किसी भी बुक से, चाहे केपीकी का बुक देखें, पंजाब का बुक देखें, एसटीबी देखें या एनटीबी देखें, कहीं पे भी ये हेडिंग आपको नजर शायद ना आए। अगर किसी स्टूडेंट को आई है तो यकीनन मुझसे आप शेयर करें कि लेवल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ये है। तो इसके बारे में जैसे हमने पढ़ तो लिया है, ठीक है। लेवल क्या होती है, जैसे स्पाइनल कार्ड है, उसका क्रॉस सेक्शन हम करते हैं, उस क्रॉस सेक्शन में हम देखते हैं कि अंदर बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है, एक सेंट्रल कैनाल है, ग्रे मैटर है, व्हाइट मैटर है, नर्व्स जो डार्सल रूट गैंग्लियन, वेंट्रल रूट गैंग्लियन, यही डिस्क्रिप्शन हमें तकरीबन बुक्स के अंदर मिलती है। आखिर में जैसे फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कार्ड है वो पॉइंट बताई गए है। मोर ओवर फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको थोड़ा सा और भी इसके बारे में बता दें। पार्ट्स ऑफ ब्रेन विद देयर मेन फंक्शन, ये हमने डिटेल में पढ़ा है। और उसके बाद जैसे हम चैप्टर 6 यूनिट पे आएंगे, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स किंगडम एनिमलिया, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, सिर्फ जैसे देखिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, एनिमल फाइला के कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ देखने थे जो हमने डिटेल में पढ़ लिए। एंजाइम के हवाले से इंट्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम इनहिबिशन, इससे भी ज्यादा चीजें हमने पढ़ी हैं। ये चार तो हमारे यहाँ जिस तरह से टॉपिक इंक्लूड हैं, बट इससे भी ज्यादा हमने पढ़ा है। एवोल्यूशन के हवाले से देखें, कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन है। कॉन्सेप्ट में जैसे शुरू में जैसे था कि जैसे एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी है, वो कैसे आई थी, वो रह गया था, दोबारा से आपको मैंने करवाया था। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, डार्विनिज्म और डार्विन्स थ्योरी। डार्विनिज्म जैसे देखें यहाँ पे दो अलग हेडिंग है, एक डार्विनिज्म है, दूसरी डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। क्या आपको मालूम है जैसे डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अंदर कितनी पॉइंट्स हैं? एसटीबी और एनटीबी को अगर आप कंपेयर करेंगे बिल्कुल अलग अलग हेडिंग है। बट डार्विनिज्म जिसे अलग क्यों रखा गया है, वाई अलग, इस मकसद के लिए रखा गया है। अगर आप एनटीबी बुक को देखें, डार्विन की थ्योरी से पहले जो इंट्रोडक्शन है, ये सारी चीजें हेडिंग में भी मौजूद है। डार्विनिज्म, फला पर्सन, फला साइंटिस्ट, वाइच, HMS बीगल, इतने साल, ये जियोलॉजिस्ट फला, ये सब जो है उससे डार्विनिज्म की हेडिंग में आते हैं। अगर ये जिसे अलग टॉपिक ना होते तो जस्ट नंबर 4 वाला टॉपिक डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या एवोल्यूशन की थ्योरी, ये देते पॉइंट्स पढ़ते, बट ये इसमें डार्विनिज्म इंक्लूड किया गया। इसका मतलब है कि ये सारी चीजें मौजूद है, इसमें पढ़ना है। न्यू डार्विनिज्म, हालांकि छोटी सी न्यू डार्विनिज्म की थोड़ी सी पॉइंट्स थी, हमने बहुत ही ज्यादा पढ़ा है। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन बहुत ही ज्यादा पढ़ा है, यानी जो इवन ये जो टॉपिक थे इससे भी मैंने एक्स्ट्रा आपको पढ़ाया, काफी एक्स्ट्रा पढ़ाया है। जो मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था, बट मुझे डाउट हमेशा रहता है, पता नहीं कौन से क्वेश्चन आ जाए, तो एटलीस्ट मैं स्टूडेंट्स को अवेयर तो करूं, बिकॉज पीएमसी इज पीएमसी। उसके बाद जो है नंबर 9 चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, न्यूट्रिशन, गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट, कार्निवोरस प्लांट्स, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, कार्निवोरस प्लांट। अब देखिए पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, हालांकि इसमें एक छोटा सा टॉपिक रखा गया है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कार्निवोरस प्लांट, बट ब्रैकेट में देखें पिचर प्लांट, वेनस फ्लाईट्रैप एंड सन ड्यू है। अगर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को देखा जाए तो एसटीबी के जो ये 4 किस्म के जैसे प्लांट्स हैं कैटेगरी, अगर आप थोड़ा टाइम देंगे तो उनको देख लेना, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, एक दिन क्लास ले लूंगा, बट ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय रूट्स, जाइलम एंड फ्लोएम। अब ये क्लियर हेडिंग है, बिल्कुल क्लियर हेडिंग है एनटीबी में एज वेल एज एसटीबी में, कि वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय रूट्स, जाइलम एंड फ्लोएम भी पढ़ना है। दो अलग टॉपिक है, वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय रूट्स ये अलग टॉपिक है, लेटरल ट्रांसपोर्ट के जरिए। उसके बाद है जाइलम एंड फ्लोएम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। जैसे कुछ स्टूडेंट कहते हैं या किन किन जगहों पे जैसे असेंट ऑफ सैप या ट्रांसलोकेशन भी इसको इंक्लूड किया गया है, तो अगर ये ट्रांसलोकेशन या असेंट ऑफ सैप टॉपिक होते तो यहाँ पे यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव में भी कहीं भी नहीं है कि असेंट ऑफ सैप है या ट्रांसलोकेशन,
फिर भी अगर आप सेटिस्फाई होना चाहते हैं तो मीन्स या तो आप खुद थोड़ा सा इनको देख लेना या मैं आपको पढ़ा लूंगा। बट बाय द वे जैसे इसमें टॉपिक कहें वो तो इंक्लूडेड नहीं है, जैसे नहीं अगर होता तो यकीनन लर्निंग ऑब्जेक्ट में या इस तरह से होता। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर पोटेंशियल सिर्फ एक ही डेफिनेशन थी, हमने इससे ज्यादा चीजें पढ़ी हैं, प्रॉब्लम भी किए हैं, डायग्राम वाले प्रॉब्लम भी किए हैं, और आपने अच्छी तरह से लर्न भी कर लिया है। क्योंकि जब थोड़े से क्वेश्चन रखे तो उससे अंदाजा मुझे हो गया था कि आप जो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट इन चीजों में हो चुके हैं। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर ब्लड वेसल। अच्छा एक चीज आप जहन में रखें कि जैसे किसी में डिसऑर्डर्स नहीं दिए, हालांकि जैसे टॉपिक्स तो मौजूद है, आप किसी भी लर्निंग ऑब्जेक्ट में देखें डिसऑर्डर किसी भी हेडिंग में चाहे जीआईटी डिसऑर्डर हो नहीं है। बट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें वेरी क्लियर लिखा हुआ है कि डिसऑर्डर आपको पढ़ना है, एक सिर्फ चैप्टर है। आपने भी जैसे पीएमसी के सिलेबस को देखा होगा, सिर्फ एक ऐसा चैप्टर है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको डिसऑर्डर पढ़ना है। बाकी कहीं पे भी जैसे सीवीडीज हैं उसके बारे में क्लियरली लिखा हुआ नहीं है कि आपको ये पढ़ना है। जैसे ब्रैकेट में ह्यूमन हार्ट है ब्लड वेसल है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में ह्यूमन हार्ट एंड ब्लड वेसल है। हमने थोड़ा सा इससे भी थोड़ा ज्यादा भी पढ़ा है। और भी जैसे अगर एक क्लास हो जाएगी तो छोटी छोटी चीजें और भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी आई थिंक हमने सारी चीजें हम जो है इसमें डिस्कस की है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो डिसऑर्डर का लर्निंग ऑब्जेक्ट में जिक्र नहीं है, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसी तरह से पढ़ लिया, इम्यून सिस्टम को और ज्यादा डिटेल में पढ़ा है। कोई टॉपिक इम्यून सिस्टम का हमने नहीं छोड़ा, इवन जो डिसऑर्डर थे उनको भी डिस्कस किया, क्योंकि डिसऑर्डर फर्स्ट टाइम जो एनटीबी में शामिल थे, पता नहीं हो सके कोई पॉइंट आ जाए, तो इस वजह से हमने वो सारी चीजें पढ़ी। लिम्फेटिक सिस्टम कंप्लीट पढ़ा है, कोई पॉइंट उसमें हमने नहीं छोड़ी है। उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट आते हैं कि लाइक प्रोकैरियोट्स जो मोनेरा किंगडम है, बैक्टीरिया की हमने सेल्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ी है, शेप पढ़ी है, वेरियस शेप्स पढ़ी है, साइज पढ़ा है। साइज जैसे देखिए शेप एंड साइज हेडिंग है, साइज तो आपको पता है ओनली 2 पॉइंट्स होती है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। इंपॉर्टेंस एंड कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सारी पढ़ी है। अब आप देखें जो मैं बता रहा था कि लाइक डिसऑर्डर नहीं, ये देखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडीज का बिल्कुल अलग टॉपिक जैसे इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन में रखा गया है, बाकी डिसऑर्डर्स में नहीं है। एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उस ये हमने पढ़ लिए हैं। सपोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर कार्टिलेज, टाइप ऑफ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल डिटेल में पढ़ी है, टाइप्स मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, टाइप्स ऑफ जॉइंट, सब हमने चीजें पढ़ी है। नंबर 4 जो है गाउट एंड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस जैसे हमने पढ़ा है, बट गाउट एक ऐसा टर्म है शायद किसी बुक में, हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट मेडिकल साइंसेज की बुक में जरूर है, गाउट है। तो गाउट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स की एक डिजीज है, उसी तरह से गाउट एंड आर्थराइटिस थोड़ा देख लेंगे इसको। बाकी सारी चीजें हम जो हमने पढ़ ली है, कर ली है, कोई भी इसमें ऐसा टॉपिक नहीं है नहीं जो हमने नहीं किया है। वेरिएशन एंड जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ग्रेगर जॉन मेंडल एंड इट्स वर्क पढ़ा है, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं, इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेड्स, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, सारी चीजें पढ़ी है। इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्कोप ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वेरिएशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी रिलेवेंट टू जेनेटिक्स, मल्टीपल अलील्स, मल्टीपल अलील के अंदर ब्लड ग्रुप हैं। जब मैं पढ़ा रहा था काफी सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि यानी ये ब्लड ग्रुप कहाँ लिखा हुआ है जो हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो मल्टीपल अलील का एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप जो हमारे सिलेबस में हमने पढ़ा है। जीन लिंकेज इन क्रॉसिंग ओवर, सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला, सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन बीइंग, जेनेटिक्स ऑफ हीमोफिलिया भी पढ़ी है, मोर ओवर हमने पेडिग्री भी समझ ली है। तो ये सब चीजें हमने की हैं। और उसके बाद जैसे केमिस्ट्री आती है तो आप मुझे बताएं, मैं आपके मैसेजेस अभी सारे ग्रुप्स में चेक करूंगा कि आप इनमें से सिलेबस में बताएं कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं हमने पढ़ी है या डिस्कस हमने नहीं की है। तो अब ऐसा ऐसा इन चीजों को आप वाइंड अप करें। बाकी रही बात कि जैसे बायोलॉजी सेक्शन के ज्यादा टेस्ट रहते हैं, जीटीज के साथ वो चैप्टर में इंक्लूड नहीं हुए, तो हम जैसे शेड्यूल आपको देंगे तकरीबन एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर नेक्स्ट जो आएंगे डेज, इंडिविजुअल अलग अलग जैसे टेस्ट आपकी हो जाएगी, जितने भी चैप्टर्स रहते हैं जैसे टेस्ट मोड्स के जरिए वो सारे चैप्टर्स की टेस्ट हो जाएगी। आप डोंट वरी, आपकी एक चीज जो होगी वो प्रिपरेशन आपकी जो टेस्ट में अपियर होने से पहले वो नहीं रहेगी। अगर कोई इशू है, प्रॉब्लम है, तो आप
जूम में अभी भी मुझे बता दें तो मैं उसको देख लूंगा, ठीक है। बाकी आप थोड़ी सी मेहनत करें कंसंट्रेशन से, और खास तौर पे अपनी डाइट का भी ख्याल करें, आराम का भी ख्याल करें, और पढ़ते जाएं, स्ट्रेस को कम लें, क्योंकि आपने मेहनत की है तो अब स्ट्रेस को ना लें। मेहनत की है तो यकीनन आपकी जो है सक्सेस होगी, आप कामयाब होंगे, आप डॉक्टर बनेंगे। अपने आप पे जो है बिलीव करना शुरू करें कि जैसे हमने पढ़ा है, हमें जैसे हम कहते हैं ना, जैसे आपको पता है, मैं अक्सर कहता हूं जैसे आपको पता है, तो मैं मुझे ट्रस्ट होता है कि जैसे वाकई आपको पता है। तो इसी तरह से आप भी अपने ऊपर जो ट्रस्ट करें कि आपने वाकई मेहनत की, आप कर सकते हैं, आप हो सकते हैं, आप हो जाएंगे। ठीक है, सी यू बाय नेक्स्ट, थैंक यू।